राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लास में हमने नवाचारी शिक्षण विधियों से संबंधित बहुत सारी शिक्षण विधियां पढ़ी थी। अब जो बची हुई शिक्षण विधियां हैं उनको हम इस क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम शुरू करते हैं माइक्रो टीचिंग से। नवाचारी शिक्षण विधियों में माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की हम बात करें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कब हुआ था? 1961 में। एक शोध छात्र है कीथ एचिसन द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? कीथ एचिसन द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग इसका किया गया माइक्रो टीचिंग का, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। यह जो आधारित है, किस पर आधारित है? अधिगम के सक्रिय अनुदेशन या क्रिया प्रसूत अनुदेशन के सिद्धांत पर। यह जो विधि है माइक्रो टीचिंग, यह अधिगम के सक्रिय अनुदेशन या क्रिया प्रसूत अनुदेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। माइक्रो टीचिंग का प्रवर्तक या संप्रत्यय देने वाला किसे माना गया है? कीथ एचिसन को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइक्रो टीचिंग का प्रवर्तक या संप्रत्यय देने वाला किसे माना गया है? कीथ एचिसन को। माइक्रो टीचिंग का सर्वाधिक विकास और नामकरण डी एलन या ड्राइवर्ट एलन द्वारा किया गया। कब? 1963 में। सर्वाधिक विकास और नामकरण किसके द्वारा किया गया? डी एलन द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाल के लिखी है। माइक्रो टीचिंग का जनक किसे माना गया है? डी एलन को। ठीक है, जनक डी एलन को माना गया और प्रवर्तक किसे माना गया? कीथ एचिसन को। भारत में माइक्रो टीचिंग का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर दीनदयाल तिवारी ने। और कहां पर किया? इलाहाबाद सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में। भारत में माइक्रो टीचिंग का सर्वाधिक विकास 1975 के बाद किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है दोस्तों, बीएफ स्किनर के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है जो माइक्रो टीचिंग है। ये किस पर आधारित है? सूक्ष्म शिक्षण। बीएफ स्किनर के अधिगम सिद्धांत पर। माइक्रो टीचिंग को सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। भारत में माइक्रो टीचिंग को प्रकाशन में लाने का श्रेय किसके पास है? बीके पासी और शाह के पास। ये नोट डाल के मैंने दोस्तों 5 पॉइंट आपको लिखा है, इनको आप याद रखना, क्योंकि कभी वहां पर जनक, प्रवर्तक या भारत में माइक्रो टीचिंग का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या माइक्रो टीचिंग का सर्वाधिक विकास कब हुआ, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो आप वहां पर ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन में वो डीएलएन डॉक्टर दीनदयाल तिवारी और कीथ एचिसन का नाम देते, बीके पासी और शाह का नाम देते, तो आपको देखना है वहां पर वो जनक पूछ रहा है, प्रकाशन में लाने वालों का श्रेय किसने दिया वो पूछ रहा है, या प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग शिक्षण की नहीं बल्कि किसकी है? प्रशिक्षण की तकनीक है। शिक्षण की नहीं होकर किसकी तकनीक है? प्रशिक्षण की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक में शिक्षण कौशलों का विकास करना। सर्वाधिक प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में किया जाता है। इसमें निदान व उपचार के साथ साथ चलते हैं। जो माइक्रो टीचिंग है इसमें निदान और उपचार के क्या करते हैं? साथ साथ चलते हैं। यह काल्पनिक शिक्षण की वास्तविक विधि है। माइक्रो टीचिंग काल्पनिक शिक्षण की वास्तविक विधि है, याद रखना दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग में कक्षा का आकार क्या रहता है? सीमित रहता है, 5 से 10 छात्र रहते हैं। माइक्रो टीचिंग में शिक्षण का समय क्या होता है? कम होता है, 5 से 10 मिनट। माइक्रो टीचिंग में जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। मतलब एक बार में क्या सिखाया जाता है? एक कौशल का प्रयोग किया जाता है। और माइक्रो टीचिंग में शिक्षण का व्यवहार कैसा रहता है? कौशल का विकास किया जाता है। शिक्षण व्यवहार का विकास किया जाता है। जो शिक्षण व्यवहार कौशल है उसका विकास किसमें किया जाता है? माइक्रो टीचिंग में। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग के प्रतिमान। इसका जो प्रथम प्रतिमान है 1968 में डी एलन और रियान के द्वारा दिया गया है, जिसे अमेरिकी प्रतिमान, पाश्चात्य प्रतिमान या स्टैनफोर्ड प्रतिमान कहा जाता है। ये नाम भी याद रखना, प्रथम प्रतिमान को अमेरिकी प्रतिमान, पाश्चात्य प्रतिमान और स्टैनफोर्ड प्रतिमान कहा जाता है। और इसका समय कितना रहता है? 45 मिनट रहता है। अब भारत का प्रथम प्रतिमान, इसे भारतीय प्रतिमान या एनसीईआरटी प्रतिमान भी कहते हैं। यह कब दिया गया? 1969 में। यह 1968 में दिया गया था, यह 1969 में। किसके द्वारा? एनसीईआरटी और क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर आरसीएम ने प्रतिपादित किया। इसका समय कितना रहता है? 36 मिनट। प्रथम प्रतिमान या अमेरिकी प्रतिमान, पाश्चात्य प्रतिमान या स्टैनफोर्ड प्रतिमान, ये इन नामों से जाना जाता है। इसका समय 45 मिनट रहता है। और भारत का प्रथम प्रतिमान है जो एनसीईआरटी और आरसीएम द्वारा दिया गया। आरसीएम मतलब क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर द्वारा दिया गया और इसका समय कितना रहता है? 36 मिनट रहता है। और प्रथम प्रतिमान डीएलएन और रियान के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग का चक्र या प्रक्रिया। माइक्रो टीचिंग में पदों की संख्या। तो यह चक्र या प्रक्रिया की हम बात करें तो देखो, यहाँ योजना से शुरू होता है, योजना के बाद शिक्षण होता है, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। जो इनमें जो समय दिया है, ऊपर वाला जो समय रहता है 6, 6, 12, 6 और 6, यह है भारतीय कितना? 36 मिनट। 6 और 6 12, 12 और 12 24,
36 और 6 36। तो जो भारतीय प्रतिमान के हिसाब से समय जो 36 मिनट दिया गया है यह उसका है। और अमेरिका में जो रहता है शिक्षण का समय 5 मिनट, प्रतिपुष्टि का 10 मिनट, पुनः पाठ योजना का 15 मिनट, पुनः शिक्षण का 5 और पुनः प्रतिपुष्टि का 10। जो अमेरिकी प्रतिमान दिया गया था उसका जो समय रहता है वो 45 मिनट रहता है। तो जो भारतीय शिक्षण का समय रहेगा वह 6 मिनट, अमेरिकी का 5, प्रतिपुष्टि का भारतीय में 6, अमेरिकी में 10, पुनः पाठ योजना में भारतीय का 12, अमेरिका का 15, पुनः शिक्षण में भारतीय का 6, अमेरिकी का 5 और पुनः प्रतिपुष्टि में भारतीय का 6 और अमेरिकन का 10। तो इस प्रकार इसका समय का विभाजन भी यहाँ पर किया गया है और मैंने यहाँ पर लिख दिया भारतीय के 36 मिनट और अमेरिका के 45 मिनट। ठीक है, तो ये माइक्रो टीचिंग का चक्र या प्रक्रिया है जिसमें योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि ऐसा आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग को के किस पद द्वारा उसे मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है? यह नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइक्रो टीचिंग के किस पद द्वारा उसे मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है? तो प्रतिपुष्टि और पुनः प्रतिपुष्टि द्वारा उसको क्या किया जाता है? मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है। माइक्रो टीचिंग में कुल शिक्षण काल कितना है? ये भारतीय है 6 + 6 = 12 मिनट। देखो शिक्षण काल की बात हो रही है तो एक शिक्षण तो यहाँ हुआ था और फिर पुनः शिक्षण हुआ था। तो पहले शिक्षण में 6 मिनट, पुनः शिक्षण में कितने? 6 मिनट। तो दोनों ही शिक्षणों का काल जुड़ेगा क्योंकि उसने शिक्षण काल पूछा है, उसमें पुनः शिक्षण भी आ गया और शिक्षण भी आ गया। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 मिनट। अब ये भारतीय रूप में, अगर वो प्रश्न में पूछता कि अमेरिका के हिसाब से या अमेरिकी रूप से या प्रथम प्रतिमान के रूप से माइक्रो टीचिंग में शिक्षण का समय कितना है? तो 5 और 5 10 मिनट आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम एमटी में एक बालक कुल 3 प्रकार की भूमिकाएं निर्वाह करता है: शिक्षक, विद्यार्थी और निरीक्षक। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं माइक्रो टीचिंग और वास्तविक टीचिंग में क्या अंतर रहता है। जो माइक्रो टीचिंग रहती है इसमें काल्पनिक वातावरण रहता है और वास्तविक टीचिंग में वास्तविक वातावरण। इसमें छात्र संख्या 5 से 10 रहती है, इसमें छात्र संख्या 40 से 50 रहती है। शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट माइक्रो टीचिंग में और वास्तविक टीचिंग में 40 से 45 मिनट रहता है। इसमें एक बार में एक कौशल का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है? एक साथ सभी कौशलों का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग और वास्तविक टीचिंग में आप अंतर समझ गए होंगे। यह काल्पनिक है, यह वास्तविक है। इसमें छात्र संख्या 5 से 10 रहती है, इसमें छात्र संख्या 40 से 50 रहती है। इसमें शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट, इसमें शिक्षण का समय 40 से 45 मिनट और एक बार में एक कौशल का प्रयोग। और जो वास्तविक टीचिंग है इसमें एक साथ सभी कौशलों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुण। जो माइक्रो टीचिंग की विधि है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह सेवारत और सेवा पूर्व दोनों अध्यापकों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसमें निदान व उपचार दोनों होते हैं। वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को क्या करती है? माइक्रो टीचिंग कम करती है। इसके दोष जो है इसमें समय अधिक लगता है, वाद विवाद की संभावना होती है और यह विधि क्या है? खर्चीली विधि है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान, खोज या अन्वेषण विधि। इस विधि के आपको सब सारे नाम याद रखने हैं। अनुसंधान, खोज या अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। इसके जो जनक है वो कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, अब ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई। ग्रीक भाषा के कौन सा शब्द से हुई? ह्यूरिस्को शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? मैं खोजी हूं या मैंने खोज लिया। शैक्षिक की अपेक्षा खोज प्रवृत्ति के विकास पर बल देती है। क्योंकि इसका नाम ही खोज या अन्वेषण विधि है तो ये शैक्षिक की अपेक्षा किस पर? खोज प्रवृत्ति पर क्या देती है? उसके विकास पर बल देती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर का एक कथन है, बालक को जितना संभव हो कम बताया जाए और जितना संभव हो उसे खोजित करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो हर्बर्ट स्पेंसर एक वैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बालक को कम से कम बताया जाए और उसको जितना संभव हो खोजित करने के लिए या स्वयं खोज करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। स्पेंसर के कथन को आधार मानकर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किसने? आर्मस्ट्रॉन्ग ने विज्ञान शिक्षण के लिए ह्यूरिस्टिक विधि का क्या किया? प्रतिपादन किया। जो स्पेंसर ने ऊपर कथन दिया जो मैंने अभी आपको बताया उसके आधार उसको क्या माना? उसने आधार माना। किसने? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और विज्ञान शिक्षण के लिए ह्यूरिस्टिक विधि का क्या किया? प्रतिपादन किया, जो बाद में अन्य विषयों के लिए भी क्या सिद्ध हुई? उपयोगी सिद्ध हुई। इस विधि में बालक को गृह कार्य नहीं दिया जाता। विषय वस्तु के बारे में शिक्षक सीधा नहीं बताकर बार बार प्रश्नों के माध्यम से बताता है। ठीक है दोस्तों, जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसमें क्या होता है? विषय वस्तु के बारे में शिक्षक सीधा नहीं बताता है, वह किसके माध्यम से बताता है? बार बार प्रश्नों के माध्यम से सिखाता है। अब इस जो ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि है इसके सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत करके सीखने का, दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का,
तीसरा सिद्धांत है रुचि का और चौथा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। इसमें एक नोट डाल के एक बात आप याद रखना, जो ह्यूरिस्टिक विधि है आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण और प्रयोगशाला विधि तीनों का क्या मानी जाती है, योग मानी जाती है। जो ह्यूरिस्टिक विधि आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण और प्रयोगशाला विधि तीनों का ही क्या मानी जाएगी, योग माना जाएगी। जो विश्लेषण संश्लेषण विधि है ये हम गणित के शिक्षण विधियों में पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, और आगमन निगमन विधि में आपको पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इस विधि के सोपान कितने हैं या पद कितने हैं, 7। पहला है समस्या कथन करना, दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा है समस्या का विश्लेषण करना, चौथे सोपान की बात करें तो समस्या से संबंधित सूचनाओं और तथ्यों को संकलित करना, पांचवा है परिकल्पना का निर्माण, छठा है परिकल्पना की जांच करना, और जो सातवां या अंतिम सोपान या पद है वह है निष्कर्ष निकालना व नियम प्रतिपादित करना। तो इस प्रकार से ह्यूरिस्टिक विधि के 7 सोपान या पद बताए गए हैं। पहला कथन करना, दूसरा समस्या को परिभाषित करना, तीसरा समस्या का विश्लेषण, चौथा समस्या से संबंधित सूचनाओं और तथ्यों को संकलित करना, पांचवा परिकल्पना का निर्माण, छठा परिकल्पना की जांच और सातवां निष्कर्ष निकालना व नियम प्रतिपादित करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुण। इस विधि के गुणों की बात करें तो एक करके सीखने पर आधारित है, उच्च स्तर के लिए प्रयोग की जाती है और गृह कार्य से इस विधि में क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। 2 से इसमें समय अधिक लगता है, प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयोगी और मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए अनुपयोगी। क्योंकि ये खोज या अन्वेषण के ऊपर डिपेंड करती है, तो प्राथमिक क्लास के बच्चे एक तरह से अभी उनमें खोजी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, और जो मानसिक रूप से कमजोर बालक है तो वह भी एक प्रकार से खोज करके कोई नया आविष्कार या नया अन्वेषण नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसके क्या है, दोष है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिवीक्षित विधि, निरीक्षित विधि, निर्देशित विधि या सामाजिक अभिव्यक्ति की विधि। ये नाम आपको याद रखने, ये नाम अगर दूसरे दे दिए तो आप कभी ऐसा सोचोगे ये विधि तो पढ़ाई नहीं गई, इसलिए नामों को भी याद रखना है। इस विधि को परिवीक्षित विधि, निरीक्षित विधि, निर्देशित विधि या सामाजिक अभिव्यक्ति की विधि कहा जाता है। इसके जो जनक है वो है डेजी जॉन मॉरविल। ठीक है, स्थान है अमेरिका, समय 1971। सर्वप्रथम प्रस्तुत किया मारिसन ने, इस विधि को सबसे पहले मारिसन ने प्रस्तुत किया। यह विधि आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नता और क्रियाशीलता पर। जो परिवीक्षित विधि है व्यक्तिगत विभिन्नता और क्रियाशीलता पर आधारित है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग मारिसन ने किया। बालक को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरीक्षण पर आधारित इस विधि का प्रतिपादन किया गया। मंद बुद्धि व कमजोर बालकों के लिए क्या है, उपयोगी है। ये बात याद रखना दोस्तों, परिवीक्षित, निरीक्षित या निर्देशित विधि मंद बुद्धि व कमजोर बालकों के लिए क्या है, उपयोगी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवीक्षित विधि के अंतर्गत कितनी योजना आती है, 5 योजनाएं आती है। तो इसकी हम पहली योजना की बात करें तो वह है सम्मेलन योजना। अब सम्मेलन योजना में आप देखो, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या का समाधान करने हेतु, जो सम्मेलन योजना है ये शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बालक थे उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु बनाई गई। फिर आती है विशिष्ट शिक्षण योजना, विशिष्ट बालकों को विशिष्ट समस्याओं का विशिष्ट अध्यापकों द्वारा समाधान करने के लिए, जो विशिष्ट बालकों की विशिष्ट समस्याएं रहती है उनका विशिष्ट अध्यापकों द्वारा समाधान करने के लिए विशिष्ट शिक्षण योजना बनाई गई। फिर आती है काल विभाजन योजना, कालांश को 2 भागों में बांटकर एक भाग में शिक्षण और दूसरे भाग में निरीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, काल विभाजन योजना में क्या किया जाता है, कालांश को 2 भागों में बांटा जाता है, एक भाग में शिक्षण और दूसरे में निरीक्षण किया जाता है। अब आता ही है सामयिक योजना। इस योजना का प्रयोग 1 माह में 1 या 2 बार किसी विशेष शैक्षिक उद्देश्य से किया जाता है। जो सामयिक योजना रहती है इसका प्रयोग कब किया जाता है, 1 या 2 माह में किसी विशेष शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द्विकालखंड योजना। 5वीं जो योजना है वह है द्विकालखंड योजना। इसका समय क्या रहता है दोस्तों, 90 मिनट रहता है। किसके अनुसार, लेवल के अनुसार। इस 90 मिनट में क्या किया जाता है, इधर शिक्षक क्रिया होती है और इधर क्या होती है, विद्यार्थी क्रिया। जो शिक्षक क्रिया होती है 50 मिनट की, विद्यार्थी क्रिया होती है वह कितने मिनट की होती है, 40 मिनट की। अब द्विकालखंड योजना में जो शिक्षक क्रिया है उसको देखते हैं। इसमें 25 मिनट तक शिक्षक क्या देता है, निर्देश देता है, और 25 मिनट क्या करता है, तर्क वितर्क करता है। और विद्यार्थी जो है वो 5 मिनट तक हस्त कौशल, शारीरिक और व्यायाम तैयारी। एक तरह से ये इसको आप ऐसे समझो, जो ये 5 मिनट होते हैं इनमें विद्यार्थी क्या होता है, पढ़ने के लिए या क्या करता है, तैयार होता है। और जो 35 मिनट जो बचते हैं उसमें विद्यार्थी शिक्षण और शिक्षक शिक्षण का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण क्रिया 50 मिनट की और विद्यार्थी क्रिया 40 मिनट की, उसको भी 2 भागों में हमने बांट लिया। यह द्विकालखंड योजना है और द्विकालखंड योजना का समय 90 मिनट किसके अनुसार होता है, लेवल के अनुसार। अब मॉरिसन के द्वारा
द्विकालखंड योजना का जो समय है वो कितना दिया गया है, 60 मिनट दिया गया है। जो मॉरिसन वैज्ञानिक है इनके द्वारा द्विकालखंड योजना का समय जो है वह दिया गया है 60 मिनट, और यही लेवल के अनुसार कितना दिया गया है, 90 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर आप अगर समय से संबंधित प्रश्न आए तो वहां वैज्ञानिक का नाम भी ध्यान रखें। लेवल के अनुसार 90 मिनट आएंगे और मॉरिसन के अनुसार 60 मिनट आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सोपान। विषय वस्तु का चयन करना, फिर आएगा निर्देश देना, तीसरा आएगा तर्क वितर्क करना, चौथा शिक्षण करना और पांचवा निरीक्षण करना। अब अंतिम विधि है वह सैनिक विधि, आर्मी मेथड, अनुकरण परिस्मरण विधि या श्रव्य भाष्य सेना विधि। यह जो विधि है पेज-बोज, सपीर, ब्लूमफील्ड या अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। इसमें 15 से 20 सैनिकों पर प्रयोग किया जाता है और भाषा वैज्ञानिक विधि या स्मरण भाष्य विधि भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस विधि के नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप सबको सारे नाम याद रखने, सैनिक विधि, आर्मी मेथड, अनुकरण परिस्मरण विधि, श्रव्य भाष्य सेना विधि, भाषा वैज्ञानिक विधि, स्मरण भाष्य विधि और पेज-बोज, सपीर और ब्लूमफील्ड द्वारा इस विधि को दिया गया और 15 से 20 सैनिकों पर इसमें प्रयोग किया गया। इस विधि से संबंधित बस इतनी ही बातें हैं, आप इन्हीं को याद रखें ताकि कभी इससे संबंधित भी प्रश्न आ जाए तो आपको ये तो पता रहे कि सैनिक विधि, आर्मी विधि जो है ये नवाचारी शिक्षण विधियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नवाचारी शिक्षण विधियों से संबंधित सारी क्लासें आज यहाँ पर हमारी खत्म हो चुकी है। इसमें हमने सारी शिक्षण विधियां पढ़ ली है। एक समस्या समाधान विधि भी है, उसको भी कुछ किताबों में नवाचारी शिक्षण विधियों में दिया गया है, लेकिन उन विधियों को हम गणित और पर्यावरण की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो वहां पर वो विधि आ जाएगी, हम उसको वहां पर अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और आगे की जो क्लास रहेगी वो संस्कृत की शिक्षण विधियों से संबंधित रहेगी। हम 2 क्लासें लेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों को, जिसमें संस्कृत शिक्षण विधियों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम गणित और पर्यावरण की शिक्षण विधियों की क्लासें लेंगे जो शायद एक-एक क्लासों में उनको भी खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।